अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 और मैं आपका टीचर सर वली। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स के जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप उन्हें समझ रहे होंगे और अपनी बुक से भी उनको पढ़ रहे होंगे। तो देखिएगा, चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था और उसका जो टॉपिक था फर्स्ट जनरेशन में आपको पढ़ा चुका था, जिसमें आपको बताया गया था कि वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और किस तरीके से क्या एफिशिएंटली वर्कआउट किया गया सेकेंड जनरेशन के अंदर, और ट्रांजिस्टर्स ने क्या रेवोल्यूशन एक कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर बर्पा किया। तो देखते हैं ज़रा। सेकेंड जनरेशन जो है, इनका जो आपके पास टाइम ऑफ पीरियड है वो 1956 टू 1963 तक था। और जो इसमें जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट डिवाइस समझ लें, या जो आप इनको इनकी कैपेसिटी इनकी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की गई थी वो थी ट्रांजिस्टर्स, और पहले जो इस्तेमाल की गई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक, अब आए हम पढ़ते हैं कि सेकेंड जनरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई और कौन सी लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाई नहीं, और ऑपरेटिंग सिस्टम आया भी या नहीं आया, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो रिप्लेस किए गए थे वैक्यूम ट्यूब्स के ज़रिए, विच मीन्स अब वैक्यूम ट्यूब का दौर ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया ट्रांजिस्टर्स को इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन के अंदर। द ट्रांजिस्टर वॉज इन्वेंटेड, ट्रांजिस्टर्स को इन्वेंट किया गया था इन 1947 में, बट डिड नॉट सी द वाइड स्प्रेड यूज इन कंप्यूटर्स, लेकिन इसका इस्तेमाल कंप्यूटर्स में इतना ज़्यादा हद तक शुरू नहीं किया गया अंटिल द लेट 50s के आखिर में जाके कहीं इसका इस्तेमाल कंप्यूटर्स के अंदर आया। द ट्रांजिस्टर वॉज फार सुपीरियर टू द वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स जो थे वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट थे रादर देन वैक्यूम ट्यूब के, अलाउइंग कंप्यूटर्स टू बिकम अ स्मॉलर, faster, cheaper and more energy efficient and more reliable than their first generation predecessors। अब क्या बात इन्होंने कही कि जब ट्रांजिस्टर्स आ गए कंप्यूटर्स में इंट्रोड्यूस हो गए तो कंप्यूटर्स क्या हो गए, साइज़ में स्मॉल हुए, वर्किंग में फास्ट हो गए, प्राइस में सस्ते हो गए, एनर्जी एफिशिएंट हो गए, एनर्जी जो इनकी कंजप्शन थी बहुत लो हो गई और बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गए। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन जो थी विच मीन्स वो उसमें सारी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, तो इसका मतलब सेकंड जनरेशन जो थी वो हावी थी फर्स्ट जनरेशन पर। अच्छा, आगे आपसे क्या कहते हैं, द ट्रांजिस्टर स्टिल जनरेटेड अ ग्रेट डील ऑफ हीट दैट सब्जेक्टेड द कंप्यूटर टू मेल फंक्शन। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था वो फर्स्ट जनरेशन का वो यही था कि वो जो कंप्यूटर थे बहुत ज़्यादा क्या करते थे, हीट प्रोड्यूस करते थे। अब जब हीट की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती थी तो विच मीन्स जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें मसला यही था कि अगर आपको 5 मिनट का कोई काम करना है तो उसके लिए आपको उसको आधा घंटा रेस्ट देना होगा। ठीक है, तो ऐसी मशीन तो आप समझ लें कि आपके लिए ज़रूरत मतलब आपके लिए कंफर्टेबल तो नहीं हुई। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स ने क्या किया, अब इन तमाम चीज़ों को ट्रांजिस्टर्स ने इसको रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। अब हीट रिडक्शन जो थी, जो हीट की जो रिडक्शन थी वो बहुत हद तक कम हो गई। ठीक है, सेकेंड जनरेशन के अंदर। अच्छा, और हुआ क्या, इट वाज अ वास्ट इम्प्रूवमेंट ओवर द वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर स्टिल रिलीड ऑन पंच कार्ड फॉर द इनपुट एंड प्रिंट आउट फॉर द आउटपुट। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप देख लें यहाँ पे, आप इनपुट और आउटपुट का नाम सुन रहे होंगे। आप फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को इनपुट दे सकते थे पंच कार्ड के थ्रू और उनसे आउटपुट ले सकते थे बाय द हेल्प ऑफ प्रिंट आउट्स के थ्रू, जबकि ये सब चीज़ें फर्स्ट जनरेशन में आपने नहीं सुनी होंगी। अब ये सेकेंड जनरेशन जो है वो आपको समझने के मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके आ रही है बीच में। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मूव फ्रॉम क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू सिंबॉलिक असेंबली लैंग्वेज। अब जो आपके पास सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज से सिंबॉलिक असेंबली लैंग्वेज के अंदर, विच अलाउड, जहाँ से अलाउ किया गया प्रोग्रामर्स को टू स्पेसिफाई द इंस्ट्रक्शन इन वर्ड्स, कि अब आप इन वर्ड इंस्ट्रक्शन को दे सकते हो। विच मीन्स अब आप अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं, अगर कोई काम गलत होता है, एरर होता है, तो आप ओके का, कैंसिल का आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा विद द हेल्प ऑफ सिंबॉलिक आ रहा होगा, या इंस्ट्रक्शन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा होगा, या न्यूमेरिक में आ रहा होगा। ठीक है, अब आपके सामने ये सब चीज़ें आना स्टार्ट हुई, जबकि इससे पहले फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं थी। सेकेंड क्या कहते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर आल्सो बीइंग डेवलप एट दिस टाइम। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी वो अब डेवलप होना शुरू हो चुके हैं इस वक्त में, जो सेकेंड जनरेशन का वक्त था, सच एज अर्ली वर्जन ऑफ कोबोल एंड फॉर्ट्रन। दो लैंग्वेजेस कोबोल एंड फॉर्ट्रन लैंग्वेजेस जो थी इनकी डेवलपमेंट, इनके अर्ली वर्जन सेकेंड जनरेशन में ही आए।
These were also the first computer that stored their instruction in their memory. ये पहले ऐसे कंप्यूटर थे जो अपनी दी गई इंस्ट्रक्शंस को अपनी मेमोरी में सेव करते थे, विच मूव, जो कि बाद में मूव होती थी मैग्नेटिक ड्रम से मैग्नेटिक कोड टेक्नोलॉजी के अंदर। अब यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी जो थी वो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी थी, जिसके थ्रू क्या कर सकते थे आप, डेटा को आपकी मेमोरी में सेव भी कर सकते थे। द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन, इस जनरेशन का पहला कंप्यूटर वर डेवलप फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री, जो बनाया गया वो एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो क्यों बनाया गया था, वो एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था इसको। ठीक, नेक्स्ट पेज देखिएगा। द फर्स्ट लार्ज स्केल मशीन टू टेक एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी वर अर्ली सुपर कंप्यूटर। जो बड़े पैमाने के ऊपर फर्स्ट लार्ज स्केल मशीन जो थी जिसने इसका ट्रांजिस्टर्स का फ़ायदा उठाया इस ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का, वो अर्ली सुपर कंप्यूटर्स थे। सही है, डेवलप बाय द IBM, जिनको बनाने वाले कौन थे, IBM थे, और लार्क बाय द स्पेरी रैंड। दीज कंप्यूटर वर डेवलप फॉर द एटॉमिक एनर्जी लेबॉर्ट्रीज। इन कंप्यूटर्स को बाकायदा तौर पे डेवलप किया गया था एटॉमिक एनर्जी लेबॉर्ट्रीज के अंदर। अनदर इम्पॉर्टेंट मशीन वाज द IBM 1401, जो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट मशीन थी जिसको एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री में यूज़ किया गया, वो IBM 1401 थी, विच वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्रू आउट द इंडस्ट्री, जिसको यूनिवर्सली दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया था, इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बेहतरीन थी। अब आए थर्ड जनरेशन। ठीक है, अब थर्ड जनरेशन जो आपके पास है, इसका जो आपके पास टाइम ऑफ पीरियड है वो 1964 टू 1971 है। अब ट्रांजिस्टर भी रिप्लेस हो गए, ज़ाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी आपके पास आगे फॉरवर्ड हो रही है, विच मीन्स टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अब तरक्की हो रही है। ज़रा देखिएगा अब क्या हो गया, अब ICs आ गई। अब IC का नाम आपने सुना होगा, तो IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब ये जब इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए तो और जिद्दत आ गई। आइए पढ़ते हैं अब मज़ीद क्या हुआ थर्ड जनरेशन के अंदर। द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट, जब इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप किए गए, वॉज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये समझ लें एक कंप्यूटर के लिए या फिर आप कंप्यूटर की जनरेशन के लिए ये एक रेवोल्यूशन था। जैक केल्विन, एन इंजीनियर विद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, डेवलप एन इंटीग्रेटेड सर्किट इन 1958। ये जो आप जैक केल्विन जो हैं, इन्होंने 1958 के अंदर सबसे पहला इंटीग्रेटेड सर्किट जो था वो बनाया था। ट्रांजिस्टर्स वर मिनिएचर्ड एंड प्लेस्ड ऑन द सिलिकॉन चिप्स। अब ट्रांजिस्टर्स को हटा के सिलिकॉन चिप्स को यूज़ किया गया, और इन्हीं सिलिकॉन चिप्स को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं, विच ड्रास्टिकली इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर, जिन्होंने बेहतरीन तौर पे दो बैकअप्स दिए। फर्स्ट वन क्या किया, स्पीड को बहुत ज़्यादा स्पीड जो थी उसको जनरेट करी, और कंप्यूटर की एफिशिएंसी को विच मीन्स सेकेंड जनरेशन के 100 टाइम्स मोर देन कर दिया। विच मीन्स 100 टाइम मोर देन का मतलब आप समझ लें कितना ज़्यादा फास्ट अब कंप्यूटर जो है वर्कआउट करने लगा होगा। इंस्टीड ऑफ पंच कार्ड, अब पंच कार्ड और प्रिंट आउट के बजाय क्या हो रहा था, जो यूज़र से वो इंटरेक्ट कर रहे थे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। विच मीन इसकी मिसाल ऐसे जब पंच कार्ड और प्रिंट आउट्स का न्यू ऑप्शन आया सेकंड जनरेशन में, तो ज़ाहिर सी बात है जो यूज़र यूज़ करने वाले जो होते हैं वो उस तरफ मुतवज्जा हुए। लेकिन जब अब एक उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ आ चुकी है, तो लाजमी सी बात क्या हुआ कि अब जो यूज़र्स है वो उस तरफ इंटरेक्ट हुए। ठीक, तो अब यहाँ पे यूज़र्स जो थे वो थर्ड जनरेशन की तरफ इंटरेक्ट होना स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे और आसानी के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर्स का इस्तेमाल किया गया। देख लें कि जो थर्ड जनरेशन थी इसमें ही कीबोर्ड और मॉनिटर का जो था वो इस्तेमाल शुरू हुआ। कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है आपके सामने। और फिर आपके पास एंड इंटरेक्टेड विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अब बाकायदा तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू सारी वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, विच अलाउड द डिवाइस टू रन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन एट वन टाइम विद अ सेंट्रल प्रोग्राम दैट मेंशन द प्रोसेसर एंड मेमोरी। अब क्या हो गया यहाँ पे, अब जो डिवाइस जो आपकी जो डिवाइस है, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, अब वो एक ही वक्त के अंदर मल्टीपल काम कर सकता है। अब ये नहीं है कि आपने अगर एक प्रोग्राम आपने अगर स्टार्ट कर लिया है तो आप उसी पे काम करते रहे, नहीं। अब आप उसको उसके साथ साथ आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। विच मीन्स लेट सपोज आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर, देन आपको उसको जो है साथ साथ राइट भी करना है, तो आप जो है आपके पास ऐप जो है आपके पास गूगल क्रोम वो भी ऑन रहे, और सेकंड आपने जो MS वर्ड खोला हुआ है वो भी आपके साथ ओपन रहे। तो अब ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो आप मल्टीपल टाइम कर रहे होते हैं, आप सर्चिंग भी कर रहे होते हैं, अपने एसेस ले रहे होते हैं, उनको लिख भी रहे होते हैं, तो ये सारे काम मल्टीपल। देखें अब क्या हो गया,
ये जो सारे मल्टीपल काम जब आए, ये सारा का सारा काम जो होता है ये थर्ड जनरेशन के अंदर स्टार्ट हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ देखिएगा, कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम बिकेम एक्सेसिबल टू अ मास ऑडियंस बिकॉज दे वर स्मॉलर एंड चीपर देन द प्रेडिसर्स। आप क्या कहते हैं, कंप्यूटर पहली मर्तबा जिसको ज़रूरत से ज़्यादा लोगों ने परचेज़ किया, इस पर वर्किंग करी, इसको यूज़ किया, वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ही होते, क्योंकि वो इतने उनकी स्पेशलाइजेशन विच मीन्स उनकी स्पेसिफिकेशंस, सेकंड उनका साइज़ जो कि स्मॉलर था, और कीमत में भी वो जो प्राइस थी वो भी बहुत लेस थी, और एफिशिएंट बहुत है। इसी वजह से क्या हुआ, थर्ड जनरेशन को बहुत मकबूलियत हासिल हुई तमाम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। ठीक, तो आईसीज जो थी, जाहिर सी बात है, आईसी ने एक रेवोल्यूशन कंप्यूटर इंडस्ट्री में जो है वो लेके आई, और आईसी टेक्नोलॉजी, जो आईसीज की टेक्नोलॉजी थी वो आज भी इस्तेमाल की जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आज भी इस्तेमाल की जाती है। आईसीज कंप्यूटर होते हैं विच मीन्स पेंटियम 4 और पेंटियम 3 कंप्यूटर में आईसीज वगैरह इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए गए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिकली बहुत आउटस्टैंडिंग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन, तीनों जनरेशन आपकी अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको समझ में आया होगा किस तरीके से कंप्यूटर ने जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है अपने अंदर चेंजिंग लेके आया। पहले वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, एंड देन फिर आईसीज विच मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स। दैट्स इट। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने अपना टॉपिक जो हम पढ़ चुके थे वो हमने पढ़ा था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और वो डिपेंड करती थी इंटीग्रेटेड सर्किट विच मीन आईसीज पर। तो नाउ आज हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि जिसका आपके पास समझ लें जिसका टाइम ऑफ पीरियड 1971 टू प्रेजेंट आज तक है। अच्छा, इसमें क्या यूज़ किए गए थे, माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ किए गए थे। अब माइक्रो प्रोसेसर और आईसी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। आइए हम पढ़ते हैं ज़रा इसमें क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई हैं। द माइक्रोप्रोसेसर brought the fourth generation of computer as thousands of integrated circuits were built on a single silicon chip। अब आप कहते हैं कि 1000 आप आईसी को मिला लें, उसके बाद जो चीज़ आप बनाएंगे वो माइक्रो प्रोसेसर है। देख लें, अब वहाँ आईसी कंप्यूटर जो होते हैं थर्ड जनरेशन, वो सबसे ज़्यादा अपने दौर के विच मीन 1964 टू 1971 में अपने दौर के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर से, जिन्होंने कंप्यूटर की जो आपके पास समझ लें कंप्यूटर का जो एरा था उसके अंदर रेवोल्यूशन कर दिया था। लेकिन अब देखें माइक्रो प्रोसेसर क्या कि आप 1000 तकरीबन 1000 के करीब आईसीज को जोड़ लें, और जो चीज़ आप बनाएंगे सिंगल सिलिकॉन चिप पे वो माइक्रो प्रोसेसर है। देखें कितना एफिशिएंट हो गया। अब काम क्या हो गया आपके पास, अब मज़ीद बेहतरीन काम हो गया। ये माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा स्पीड होगी, आप इसको एज्यूम करें, सपोज करें तो आउटस्टैंडिंग है। तो आगे क्या कहते हैं, व्हाट इन द फर्स्ट जनरेशन फिल्ड एन एंटायर रूम कुड नाउ फिट इन द पाम ऑफ द हैंड। कहते हैं कंप्यूटर की जो आपके पास समझ लें जो इसकी तरक्की शुरू हुई, वो एक बहुत बड़े कमरे में पहले कंप्यूटर को सेट किया जाता था, और देन उसके बाद अब क्या हुआ, अब वही कंप्यूटर आपके हाथ पे आ गया। ठीक है, पाम ऑफ द हैंड, आपके हाथ की हथेली पे आप उसको रख सकते हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। इतना विच मीन्स क्या हो गया, इतना मतलब आप देखिए कितना साइज़ में स्मॉलर हो गया और पावरफुल भी हो गई। ये नहीं कि अगर साइज में स्मॉलर हो गया हो तो वो काम उस तरीके से नहीं करेगा, काम उससे ज़्यादा बेहतरीन करेगा। इन द जनरेशन, अच्छा जी, पाम ऑफ द हैंड, द इंटेल 404 चिप, इंटेल की जो 4004 चिप थी डेवलप की गई थी 1971 के अंदर। लोकेटेड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी टू इनपुट आउटपुट कंट्रोल ऑन अ सिंगल चिप। अब आप देख लें क्या कहते हैं, जो सबसे पहले इंटेल ने जो ये माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन चिप बनाई थी वो इंटेल 4004 थी, और इसको 1971 के अंदर डेवलप किया गया था। अच्छा, इसके अंदर तमाम कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने की सलाहियत मौजूद थी। लेट्स सपोज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से ऑपरेट होती थी, और फिर जो मेमोरी इनपुट और आउटपुट कंट्रोल्स थे उन तक भी इसकी रसाई थी। इन 1981 के अंदर IBM ने इंट्रोड्यूस करवाया था पहला कंप्यूटर फॉर द होम यूज़र्स, जो यूज़र्स घर पे बैठ के भी कंप्यूटिंग कर सकते थे उनके लिए पहला कंप्यूटर 1981 के अंदर IBM ने इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड इन 1984 के अंदर एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाया था मैकिंटोश कंप्यूटर्स अपने। माइक्रो प्रोसेसर्स ऑल्सो मूव आउट ऑफ द रियल ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर।
अब क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर्स का जब एरा आया तो यहाँ पे आप समझ लें कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी आ गए। इसमें जो आप अपने घर में कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, ये आपके पास माइक्रो प्रोसेसर्स की ही बदौलत हैं। तो आप देख सकते हैं इनटू मैनी एरियाज ऑफ लाइफ एज मोर एंड मोर एवरीडे प्रोडक्ट्स बिगिन टू यूज़ माइक्रो प्रोसेसर। आप देख सकते हैं आजकल का जो दौर है, दौर जदीद जिसको आप कहते हो, टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर आप समझ लें, विच मीन्स माइक्रो प्रोसेसर से बनी हुई मज़ीद चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे हो। इसके साथ साथ अगर आज कंप्यूटर की बात करते हैं आप, तो कंप्यूटर क्या कर रहे हो आप किस हद तक उसको इस्तेमाल कर रहे हो ये आपके सामने मौजूद है, आपके ऑफिस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। तो जहाँ देखें आपको ये कंप्यूटर, आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर आपको ईजिली मिल जाएंगे। एज दिस स्मॉल कंप्यूटर बिकम मोर पावरफुल, ये हैं तो कहलाने में छोटे कंप्यूटर, लेकिन ये बहुत पावरफुल हैं। दे कुड बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क। आप इनको इन तमाम मतलब इसमें आपने एक पेयर बनाया 10 कंप्यूटर्स का, तो आप उनको आपस में लिंक भी कर सकते हो, एक नेटवर्क की सूरत बना लेंगे, विद इवेंचुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट। और फिर इसी दौर के अंदर इंटरनेट की जो थी वो सर्विसेज स्टार्ट हो गई। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फोर्थ जनरेशन के अंदर जो था ग्राफिकल, जिसको हम बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इंट्रोड्यूस करवाया गया, डेवलप्ड हुआ था। द माउस एंड हैंड डिवाइसेस, और माउस और हैंडल डिवाइसेस भी जो थी वो इसी दौर की इन्वेंशंस हैं, ठीक। अब इसमें स्कैनर भी आ जाएगा आपके पास, ठीक। आप ऑप्टिकल मार्क रीडर भी आ जाएंगे आपके पास। मतलब जितनी जिद्दत आई है वो आपके पास फोर्थ जनरेशन में आई है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके पास फोर्थ जनरेशन आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं वन ऑफ द टॉप मोस्ट जनरेशन, जो कि फिफ्थ जनरेशन है, विच मीन्स आप समझ लो कि जो आज भी चल रही है और आगे भी चलेगी, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। आइए ज़रा इसके बारे में पढ़ते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जो आपके पास फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बेस करती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिनको हम बोलते हैं इन शॉर्ट AI। आज स्टिल इन डेवलपमेंट, आज तक ये डेवलपमेंट है और इस पर काम जारी हो सारी है। तो देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकग्निशन, जैसे कि किसी की आवाज़ को पहचानना, that are being used today, जैसे कि आज आप उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हो। द यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स इन हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी, विच मीन्स आप देख लें कि आप इसका इस्तेमाल इस हद तक पहले नागुज़ीर था, पहले किसी को पता ही नहीं था कि AI होती क्या है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत थे। विच मीन्स आज के दौर में भी अगर आप देखें तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्किंग जारी हो सारी है, और विच मीन्स इसके फीचर्स ऐसे हैं कि विच मीन्स आइंदा भी चलती कैरी ऑन रहेगी। अब वॉइस रिकग्निशन, किसी की आवाज़ को पहचानना बालत है मुश्किल पहले के दौर में, या फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, या आप समझ लें फोर्थ जनरेशन में नाकाबिले आप इसको नहीं कर सकते थे, आपके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे आप आते हो फिफ्थ जनरेशन के अंदर, वॉइस रिकग्निशन विच मीन्स आपका थंब रिकग्निशन, विच मीन ये तमाम क्या होगा आपके पास बायोमेट्रिक, जिसको हम बोलते हैं, ये तमाम आपके पास फिफ्थ जनरेशन की मरूने मिन्नत है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अच्छा, एक या देखिए लिखा हुआ, क्वांटम कंप्यूटर्स आर मॉलिक्यूलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी will radically change the face of computer in the year to come। कहते हैं कि आपके पास ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं, जो आने वाले दौर में आपको आएंगे, एंड मॉलिक्यूलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो का मतलब इसमें होता है कि आपके पास ये इतनी स्विफ्ट टेक्नोलॉजी होगी, अगर हम इंस्टेंस बात करें मैथ्स के टर्म में तो 10 की पावर -9, दिस इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। विच मीन आप स्पीड आप देखिएगा कि बहुत स्पीड में आउटस्टैंडिंग होंगी ये, विच मीन नैनो टेक्नोलॉजी बहुत आपके पास बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजी होगी, विल रेडिकली चेंज द फेस ऑफ कंप्यूटर इन ईयर टू कम। आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कंप्यूटर कितना ज़्यादा मॉडर्नाइज हो जाएगा। द गोल ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज टू डेवलप डिवाइसेस, जो आपके पास जो गोल है फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटिंग का, इज डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। आउटस्टैंडिंग, आप जरा इस बात को समझिएगा। कहते हैं कि फिफ्थ जनरेशन के अंदर आगे ये होगा कि जो लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज इनपुट आप दोगे, और वो या तो सेल्फ ऑर्गेनाइज करेगा आपके आउटपुट को, या वो कैपेबल होगा लर्निंग के। अब देखिए, पहले आप बैंक्स में जाते थे, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिफ्थ जनरेशन की। कंप्यूटर्स तो पहले भी मौजूद थे, आप बैंक में जाते थे, आप चेक के थ्रू क्या करते थे, आपको चेक बुक प्रोवाइड की जाती थी, आप उसको फिल करते थे, आप बैंक से क्या कर होते थे, अपने आप चेक को कैश करवा लेते थे। ATM मशीन नहीं आई थी, ठीक है। अब जब ATM मशीन आ गई तो फिर आपको कार्ड दे दिया गया। या आप रेवोल्यूशन देखिएगा, मैं कंप्यूटर का रेवोल्यूशन बता रहा हूँ आपको।
आपको कार्ड दे दिया गया, ठीक है, आपने कार्ड कर लिया। अब मोबाइल, अच्छा कार्ड के बाद क्या हुआ, अब आप देखें आजकल के दौर के अंदर आपके पास एटीएम क्या हो चुके हैं, टोटली बायोमेट्रिक हो गया, विच मीन्स आपका थंब रिकग्निशन है, आपने अपना अंगूठा लगाना है एंड देन क्या होगा, वो अनलॉक हो जाएगा। विच मीन्स अब आपको किसी पासवर्ड की, किसी नंबर की, सही किसी नाम की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। तो ये काम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप देख लें कि आप अपने थंब से आपका जो थंब रिकग्निशन है वो रिकग्नाइज करेगा आपके थंब को, देन आपको क्या होगा, जो भी आपको ट्रांजेक्शन करानी है आप करवा सकते हैं, ठीक। अब पहले क्या होता था, पहले के दौर में अगर देखें मोबाइल फोन होते थे, बटन होते थे, आप पासवर्ड यूज़ करते थे। अमूमन बहुत से मोबाइल्स का पासवर्ड 1 2 3 4 है, किसी का आपके पास 4 टाइम 0 होता था। अब क्या हो गया, अब आप पासवर्ड से, अच्छा पहली बात क्या था, पहले थी सिक्योरिटी नहीं थी, विच मीन्स पासवर्ड आपके पास आराम से हैक हो सकते थे, सही है, वो तो आज भी है, लेकिन पहले क्या होता था, पासवर्ड आराम से तोड़े जा सकते, उनको इनक्रिप्टेड किया जा सकता था, और आज भी किया जाता है पासवर्ड्स को इनक्रिप्टेड। लेकिन अगर आपको कोई कहा जाए कि आपने जो है बायोमेट्रिक का यूज़ करना है, तो बायोमेट्रिक में क्या होता है, आपके पास इस हद तक जो है वो, अब ये जो आप समझ लें कि जो सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा जो आपके पास खदशात वो कम होते जा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि देखें आपको अपना थंब चाहिए किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए, विच मीन्स अगर आपने अपना मोबाइल फ़ोन अनलॉक करना है, यू नीड योर थंब, आपको अपना थंब चाहिए। आप जब तक आप अपना थंब या अपने फिंगर के थ्रू, जब तक आप बायोमेट्रिक, जब तक आप उसको प्रेस नहीं करोगे, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वो आपको मोबाइल अनलॉक नहीं करेगा। तो आप देख लें कितना, जितनी जिद्दत आ रही है उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पज़ भी हमारे पास क्या हो रहे हैं, काफ़ी हद तक आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फिफ्थ जनरेशन जो है ये AI, ये बहुत आउटस्टैंडिंग है। आप आने वाले दौर में देखिएगा इंशाल्लाह दुनिया तरक्की कर रही है और तरक्की करेगी कि अब आप सामने एक इंसान को खड़ा किया जाएगा और बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बेसिस, कंप्यूटर्स के थ्रू अब उसके अंदर जो भी उसको डिजीज़ होगी वो सारा आपके सामने मौजूद होगी, ठीक। अब सेकेंड वन आपके पास ये देख लें कि अब आपके पास जो ऑपरेशन होते थे, विच मीन्स जैसे कि किसी की किडनी फेलर है, लेज़र टेक्नोलॉजी आप देखें, किडनी का किसी का ऑपरेशन है, लीवर का ऑपरेशन है, ठीक। अब उसको पता नहीं उसको बीमारी क्या है, तो अब इन AIs के थ्रू, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू क्या होगा, उनके थ्रू पूरा आपके पास बॉडी को रिकग्नाइज कर लेगा, विच मीन सबसे अहम बात ये, पूरी बॉडी को रिकग्नाइज कर लेगा और बता देगा। अभी भी आप देखें कि मतलब उसको कहाँ, मतलब डिजीज़ है, क्या पेन मौजूद है। अच्छा अभी आप देखें यहाँ पे आपके सामने एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर फेस रिकग्निशन है, अब आपका चेहरा पहचाना जाता है। अब आप देखें, आप मजमू में चल रहे हैं किसी चीज़ को, आपने जो हमारी एजेंसीज हैं वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर रही हैं, आपने किसी भी चीज़ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, उस शख्स का आपके पास फेक रिकग्निशन है। आप बॉलीवुड की मूवीज़ में देखते थे, अब आप आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वो चीज़ आपके सामने इम्प्लीमेंट होगी, आप फेस मैच कर रहे होंगे। ऐसी आपके पास टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं कि फेस रिकग्निशन करेंगी और उस बंदे की टोटल बायोग्राफी आपके सामने ला कर रखेंगी। मतलब ये तो लेज़र टेक्नोलॉजी और ये सेल्फ ऑपरेटेड जो ऑपरेशंस वगैरह थे, किडनी स्टोन्स वगैरह के, ये तो आप समझ लें, इसको हटा दें। अब आप उस शख्स का फेस जब रिकग्नाइज होगा उसके बाद टोटल उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी, जिससे जो आपकी जो आर्म फोर्सेज हैं, जो आपके सिक्योरिटी इदारे होते हैं, वो उसको आराम से पकड़ सकते हैं। मतलब देखिए कंप्यूटर कितनी जिद्दत कर रहा है, एक चेहरे की पहचान से टोटल क्या कर रहे हो आप, उसका टोटल बायोडेटा, उसकी टोटल बायोग्राफी आपके सामने मौजूद है। ये तमाम काम जो ये AI के अंदर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के जैसे इंटरेस्टिंग भी बहुत लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा AI, विच मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। आज तक के लिए इतना ही, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, और आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी टाइप्स होती हैं, तो बेसिकली अगर आप क्लासिफिकेशन के थ्रू देखें तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन कंप्यूटर दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर और एक होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। आज इन दोनों को पढ़ेंगे कि जनरल पर्पस किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो देखिएगा, दीज कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू हैंडल, ये कंप्यूटर डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वो हैंडल कर सकें आ वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ़ किस्म की जो इशूज़ आते हैं उनको हैंडल आउट कर सकें, एंड टू मीट डिफरेंट नीड्स, और जो ज़रूरतें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की उनको पूरा कर सकें। आज जनरल पर्पस कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर सच वेरिड एप्लीकेशन एज पेरोल। आप समझ लें, अब अकाउंट्स कितना इजी हो गया, सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू आ गया, तो पेरोल्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, एक टोटल इन्वेंट्री का सिस्टम जो आप देख लें, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, बजटिंग और सेल्स एनालिसिस, ये सब काम जो है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के हैं, ठीक। जनरल पर्पस मशीन जो है आर स्ट्रांगली इन वर्सटैलिटी बट आर द नॉर्मल वीक इन स्पीड एंड एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू स्पेशल पर्पस।
कहते हैं वर्सटैलिटी के मुकाबले में तो अच्छे हैं कंप्यूटर्स, ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नॉर्मली ये वीक है अपनी स्पीड के थ्रू और अपनी एफिशिएंसी के लिए, ठीक। जबकि इनके मुकाबले में स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो हैं वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बेहतरीन कंप्यूटर्स हैं, क्योंकि देखिए ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स डील कर रहे हैं, विच मीन्स ये समझ लें ये वो कंप्यूटर्स हैं जो आपको आपकी एक्सचेंज में मिलेंगे आपको। तो पेरोल हो गया, अकाउंट्स हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, बजटिंग और सेल्स एनालिसिस हो गया, ये तमाम आपके पास ये तमाम काम कर रहे होंगे। अब मतलब समझ लें अकॉर्डिंग टू द ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, रिकॉर्ड को अपने पास की रिकॉर्ड स्टोर करेंगे, रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, ठीक है। लेकिन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं उनका काम कुछ डिफरेंट है इनसे। तो देख लीजिएगा, दीज कंप्यूटर आर डिजाइन टू हैंडल अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, ये सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करते हैं और टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, और ये वही स्पेसिफिक काम करेंगे जो इनको करना होगा। एग्जाम्पल ऑफ द स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, अगर आप मिसाल के तौर पे देखें, आर दोज यूज टू द कलेक्टिंग हाईवे टूल्स, सैटेलाइट ट्रैकिंग। आप देखें, आपने सुना होगा ना कि आपकी जो सैटेलाइट है जो आपके पास बियॉन्ड आपके अर्थ मौजूद, आपके आसमानों में मौजूद है सैटेलाइट जो कि रिवॉल्व कर रही है आपके अर्थ के इर्द गिर्द, तो वो क्या करेगा, उसको ट्रैक कर रहा है। कौन कर रहा है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कर रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, अब एयर ट्रैफिक क्या हो, ज़मीनी ट्रैफिक की तो बात की जा चुकी है, आप उसको जानते भी होंगे। अब एयर ट्रैफिक क्या होता है, जो प्लेन्स आपके पास जो हवा में जब मौजूद होते हैं तो जाहिर सी बात है एक लैंड हो रहा होता है, एक टेक ऑफ हो रहा होता है, इस तमाम को मैनेजिंग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। तो ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह में आपको मिलेंगे ये। एंड द इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल के लिए जहाँ पे सारा काम मशीन्स के थ्रू हो रहा होता है, वहाँ भी ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर आपके पास पैकिंग भी हो रही होती है, चीज़ मैन्युफैक्चर भी हो रही है, देन पैकिंग डिपार्ट में जा रही है, तो वहाँ पे इंसानों की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे सेल्फ काम हो रहा होता है। और ऑपरेटेड क्या होता है, सिर्फ एक कंप्यूटर सामने मौजूद होता है जिसके थ्रू आप उसको उन तमाम मशीन्स को ऑपरेट कर रहे होते हो, तो वो स्पेशल पर्पस है, बिकॉज वो बनाए उसी मशीन के लिए गए जिसको ऑपरेट करना है, ठीक है। तो वहाँ पे मल्टीपल काम हो रहा होता है, वहाँ पे मिक्सिंग भी हो रही है, बेकिंग भी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, फिर उसकी पैकिंग भी हो रही है, तो ये सारा काम मशीन्स के थ्रू होता है और मशीन्स को कंट्रोल किया जा रहा होता है कंप्यूटर्स के थ्रू। तो ये आपके पास क्या होगा, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो गया, ठीक। तो ये तमाम काम आते हैं किसके अंदर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अंदर। तो याद रखिएगा, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर अपने नाम से ही ख़ास चीज़ों के इस्तेमाल के लिए होते हैं, ठीक। अच्छा, इसके साथ देखिएगा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडलिंग, ये सबसे अहम चीज़ है आपके सामने। आप कंप्यूटर को क्लासिफाई करोगे डेटा हैंडलिंग के टाइप, मतलब डेटा कौन सबसे ज़्यादा हैंडल आउट करता है। तो दो होते हैं, एक होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स और एक होते हैं आपके पास डिजिटल कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले आइए पढ़ लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं। द टर्म एनालॉग इज टेकन फ्रॉम द वर्ड एनालॉगस, ये जो लफ्ज़ एनालॉग है ये लिया गया है एनालॉगस से, विच मीन्स सिमिलर, जिसका मतलब होता है एक जैसा। एनालॉग कंप्यूटर्स आर कॉमनली यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। एनालॉग कंप्यूटर आम तौर पे जो इस्तेमाल किए जाते हैं या तो साइंटिफिकली या फिर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पर्टिकुलरली इन केमिकल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इनका केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स में, एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज या फिर पेट्रोलियम रिफाइनरीज के अंदर एनालॉग कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक। इसके साथ आपके सामने मौजूद है, देखिएगा। अच्छा, बैक पेज का एक और पैराग्राफ इसको पढ़ लें। दीज कंप्यूटर, मतलब एनालॉग की बात हो रही है, दीज कंप्यूटर्स यूज़ एनालॉग मेथड। जाहिर सी बात है, जब वो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं तो वो एनालॉग ही आपके पास क्या करेंगे, मेथड को फॉलो करेंगे टू प्रोसेस डेटा, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। An analog computer operate on number represented by directly measurable quantities such as temperature, changes of voltage। देख लें, एनालॉग कंप्यूटर क्या कर रहा है, ये नंबर पे ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं, जिसमें जैसे कि टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंजिंग हो जाए या फिर वोल्टेज जो आपके पास वेरिएशन होती है, जिसमें इन तमाम को हैंडल आउट कर रहे होते हैं। which vary continuously. Analog computer are employed for a special uses such as robotics, where an experimental design can be tested in real time. Which means अब robotics की जो आपके पास which means समझ लें जो फील्ड है वो भी रिलेटेड टू एनालॉग ही है, ठीक। नंबर्स पे काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर ये एनालॉग कंप्यूटर्स, और आज के दौर में भी मतलब जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात की जाए तो रियल टाइम में ये आपके पास अभी भी वर्कआउट कर रहे हैं और रियल टाइम में आगे देखिएगा ये अपने मतलब प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस रियल टाइम देते हैं। और आगे भी इसके अंदर एनालॉग कंप्यूटर में मजीद जितना रोबोटिक्स आगे की तरफ जा रहा है इतना आप देखिए एनालॉग जो आपके पास कंप्यूटर्स हैं इनकी डिमांड में भी इजाफा होगा, ठीक। अब आती बात डिजिटल कंप्यूटर्स की। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या हैं? डिजिटल कंप्यूटर आर द कंप्यूटर दैट स्पेशलाइज इन काउंटिंग। ये सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज होते हैं काउंटिंग के अंदर। अनलाइक द एनालॉग कंप्यूटर वी रिसीव द डेटा इन कंटिन्यूस फॉर्म।
अच्छा, ये क्या नहीं होते? डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग की तरह इस नहीं होते कि मतलब वो कंटिन्यूस डेटा को क्या करे, कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा रिसीव करता रहे। द डिजिटल कंप्यूटर हैंडल वैल्यूज डेटा इन डिस्क्रीट, देख लें वहाँ नंबर्स के थ्रू में, विच मीन्स वो कंटिन्यूस नंबर उसमें 1 2 3 टेम्परेचर तो देखें 32 भी होता है 42 भी होता है, ठीक है, तो ये एनालॉग उसको कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज देख लें आपके पास 240 भी होते हैं 220 भी होते हैं, ठीक। लेकिन जब आप डिजिटल की बात करते हैं बेसिकली एक्चुअल कंप्यूटर डिपेंड ही 0 और 1 पे होता है, वो बाइनरी सपोर्ट होता है। तो डिजिटल जो आपके पास डिजिटल कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं ये आपके पास बेसिकली डिपेंड करते हैं 0 और 1 पे, बाइनरी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ऑल कॉमनली यूज कंप्यूटर आर डिजिटल, सबसे मतलब जितने भी आप लोग अभी कंप्यूटर यूज़ कर, ज़्यादातर कंप्यूटर जो होते हैं वो डिजिटल होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, ज़्यादातर कंप्यूटर जो होते हैं आपके पास वो डिजिटल्स होते हैं। इसके साथ आप देखिएगा नीचे आपके पास यहाँ पे डिफरेंसेस मौजूद हैं एनालॉग और डिजिटल के, इसको भी पढ़ लेते हैं। एनालॉग क्या करता है, रिप्रेजेंट करेगा डेटा को कंटिन्यूसली, जबकि डिजिटल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डेटा को डिस्क्रीटली या फिर 0 और 1 की फॉर्म, मतलब बाइनरी फॉर्म में। अच्छा, सिग्नल टाइप देखें, कंटिन्यूसली वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिग्नल में इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए होती है, जबकि डिजिटल जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज पल्स और ओवर टाइम, इसका ताल्लुक वोल्टेज पल्सेस से होता है, ठीक है, वोल्टेज पल्स से होता है, जबकि उसका ताल्लुक आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होता है। थर्ड पॉइंट देखिएगा एनालॉग के अंदर ट्रांसमिशन, मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये बोल रहे हैं कम्युनिकेशन इसकी। एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं विद रिगार्ड टू देयर कंटेंट, वो अपने ही कंटेंट के साथ ताल्लुक रखते हैं, जबकि अगर ट्रांसमिशन की बात करें आप डिजिटल के अंदर तो कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ अ सिग्नल, ये डिपेंड करते हैं सिग्नल के ऊपर। एप्लीकेशन देख लीजिएगा, एप्लीकेशन मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, साइंटिफिक एप्लीकेशन, मेजरमेंट ये इस्तेमाल होंगे अगर आपको मेजरमेंट करनी है फिजिकल क्वांटिटीज़ को, सही है, या फिर साइंटिफिक एप्लीकेशंस में, लेट सपोज मास, टाइम, ये सब चीज़ें जो हैं वो एनालॉग के अंदर हैं, एप्लीकेशन है। जबकि डिजिटल जो होता है वो क्या कर रहा होता है, वो बिजनेस, साइंस और होम को डील करता है। विच मीन्स आप देख लें आपके पास जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, दीज आर द डिजिटल कंप्यूटर्स, बाइनरी बेस्ड हैं, ठीक है। बिजनेस में जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो भी आपके पास जो हैं वो कंप्यूटर्स जो हैं वो डिजिटल हैं। साइंस लेबॉर्ट्रीज वगैरह में जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं वो भी आपके सामने क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। आप देखिएगा इन दोनों को मिला के जो एक चीज़ बनाई गई है ना वो बड़ी बेहतरीन चीज़ है, जिसको मैं आपको समझाऊंगा आज, वो होगा हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो कम्बिनेशन होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का। दीज आर द मशीन, ये वो मशीन्स हैं दैट इनकॉर्पोरेट इन अ सिंगल कंप्यूटर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल फीचर्स, विच मीन्स अब जहाँ पे आपको जरूरत पड़ी है डिजिटल, तो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर वो परफॉर्म करेगा डिजिटल के तौर पे, और जहाँ आपको यूज़ करना है एनालॉग, तो आपके पास जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है वो आपको एनालॉग फंक्शन प्रोवाइड करेगा। मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर्स के अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों की जो है वो फीचर्स मौजूद होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर यूजेस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टिंग, देखें क्यों, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर आपको सपोर्ट करता है। अगर आपको एनालॉग कन्वर्ट करना है डिजिटल में, आप आसानी उसको कन्वर्ट कर सकते हो, या आपको डिजिटल को कन्वर्ट करना है एनालॉग के अंदर, तो आप उसको आसानी कन्वर्ट कर सकते हो। इसी वजह से इनको क्या, इसी कन्वर्जन की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, बिकॉज इट हैज़ द टू प्रॉपर्टीज, इसके पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये एनालॉग टू डिजिटल भी कन्वर्ट कर सकता है और डिजिटल टू एनालॉग भी कन्वर्जन कर सकता है। दिस इज द बेसिक रीज़न, यही वो बेसिक वजह है जिसकी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, हम इन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।